प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एमए उत्तरार्ध हिंदी पंचम प्रश्न पत्र मौखिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट को लेकर कुछ उपयोगी जानकारी के साथ हाजिर हूँ। एमए उत्तरार्ध का पांचवा प्रश्न पत्र, जिसका नाम है मौखिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट, ये प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है, जिसमें 50 अंक मौखिक परीक्षा के लिए निर्धारित हैं और 50 अंक प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रश्न पत्र को लेकर कई विद्यार्थियों ने, जो मेरे चैनल को देखते रहते हैं या इसकी पाठ्यचर्या उनको मनोनुकूल लगती है, उपयोगी लगती है, कई विद्यार्थियों ने समय समय पर पूछा। तो मेरी इस वीडियो से या इस जानकारी से उन सब के प्रश्नों का या उन सब की जिज्ञासाओं का भी समवेत समाधान हो जाएगा। तो आप जान लें कि 50 अंक की मौखिक परीक्षा होगी और 50 अंक का प्रोजेक्ट होगा। चाहे आप व्यक्तिगत परीक्षार्थी हों या संस्थागत परीक्षार्थी हों एमए के, आपको मौखिकी से गुजरना ही होगा। मौखिक परीक्षा आपको देनी ही होगी। इसे अच्छे प्रकार से फेस करने के लिए क्या करें? तो मेरा एक ये सुझाव है कि अपनी पाठ्यचर्या में समाहित सभी पुस्तकों, ग्रंथों और उनके कृतिकारों के बारे में अच्छी प्रकार से जान लें। अब पाठ्यचर्या कौन सी? यानी जो आपने एमए पूर्वार्ध में पढ़ा है और एमए उत्तरार्ध में पढ़ रहे हैं। दोनों वर्षों में जो कुछ पढ़ा है अपने प्रश्न पत्रों में, उन सबको अच्छी प्रकार से रिवाइज कर लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हिंदी साहित्य के इतिहास को हृदयंगम करें। उसकी विभिन्न अवधारणाओं को, उसके विभिन्न संदर्भों को, विभिन्न कालखंड की प्रवृत्तियों को, विभिन्न कालों में लिखी गई रचना धर्मिता को, आधुनिक काल में विभिन्न जो कालखंड हैं उनको, उनके रचनाकारों के बारे में, उस दौरान निकाली गई पत्रिकाओं के बारे में, उनके संपादकों के बारे में, विभिन्न विधाओं के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी हासिल करें। ये बहुत काम आएगी आपको। इसके बाद एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने एमए उत्तरार्ध में तीसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत विविध विकल्प में जो कुछ भी पढ़ा हो, जो विशेष अध्ययन पर आधारित प्रश्न पत्र होता है, किसी रचनाकार के बारे में आप पढ़ते हैं, किसी विधा के बारे में पढ़ते हैं, या जो कुछ भी आप उसमें पढ़ते हैं, लोक साहित्य को पढ़ते हैं, पत्रकारिता को पढ़ते हैं, जिस विकल्प को आपने पढ़ा है उसको भी अच्छी प्रकार से मांझ लें। उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये सब आपके लिए मौखिकी में बहुत सहायक होगा। और अब मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, ये सुझाव मेरा उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने एमए उत्तरार्ध के चौथे प्रश्न पत्र के रूप में लघु शोध को लिया है। ये सभी वे विद्यार्थी हैं जो 55% से अधिक अंक एमए प्रीवियस में लिए हैं।
यानी मेधावी विद्यार्थी। मैं बाकी को गैर मेधावी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन इनके पास ये अवसर है कि ये लघु शोध ले सकते हैं, लेकिन ये सभी संस्थागत विद्यार्थी होते हैं। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को लघु शोध का विकल्प नहीं दिया जाता। तो जो भी लघु शोध के आपने टॉपिक लिया है, उस पर जो काम किया है, 100 पेज लिखे हैं, उसको भी बारीकी से देख लें, उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अमूमन परीक्षक मौखिकी में लघु शोध से प्रश्नों को पूछते हैं। तो मुझे लगता है इतना सब आप कर लेंगे तो मौखिकी को आप अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। और मौखिकी को लेकर एक और आखिरी सुझाव मेरा है कि आप एक प्रश्नमाला तैयार कर लें, जो आपके प्रश्न पत्रों के कंटेंट पर आधारित हो, लघु शोध पर आधारित हो, विशेष अध्ययन पर आधारित हो, और उसको बार बार आप दोहराते रहें। तो इससे आपके आत्मविश्वास में भी विकास होगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और आप में एक प्रकार का प्रति उत्पन्न मतित्व आएगा कि आप उत्तर को अच्छे से दे पाएंगे, प्रश्नों को अच्छे से फेस कर पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में दूर से एक चमक दिखाई देगी। इस को लेकर कुछ उपयोगी किताबें जो मुझे लगती हैं, उनके मैं ग्रंथों के नाम आपको बता रहा हूं। जैसे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, विद्यार्थी संस्करण, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य की स्वरूप और संवेदना, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये कुछ सहायक और उपयोगी ग्रंथ हैं, लेकिन ये अंतिमांत सूची नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। आप अपनी सुविधा से दूसरी किताबों को, दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। इसे एक प्रोफेसर की निजी राय माने, किसी पुस्तक का या किसी प्रकाशन का इसे प्रचार प्रसार के रूप में कतई न लें। आपका हित मेरे जैसे प्राध्यापक के लिए सर्वोपरि है। आप ज्ञानार्जन करें और स्वतंत्र रूप से पढ़ें। मैं तो अपो दीपो भव की बात कहने वाला व्यक्ति हूँ और उसी बात का हामी हूँ। आप किसी बैसाखी पर, और राय को भी तब माने जब उसका परीक्षण कर लें, खुली आंखों से देखें, और कबीर की तरह परंपरा पर संशय करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप में एक युग दृष्टि का विकास होगा। आप युग को दृष्टि देंगे, अपने को। आप खुद तो दृष्टिवान बनेंगे ही, आप युग को दृष्टि देंगे, युग का नेतृत्व करेंगे। ये तो थी मौखिकी की बात। अब कुछ विद्यार्थी प्रोजेक्ट को लेकर मुझसे पूछते हैं। आमतौर पर उन्होंने जो प्रश्न मुझसे किए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि किस विषय को लेकर प्रोजेक्ट बनाएं, अध्ययन सामग्री को कैसे जुटाएं, विषय वस्तु को किस प्रकार प्रस्तुत करें, प्रोजेक्ट को कितने प्रश्नों में समेटें। तो इस संबंध में मुझे ये कहना है कि प्रोजेक्ट की प्रकृति और उसे तैयार करने की तकनीक को लेकर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम विश्वविद्यालय की गाइडलाइन को थोड़ा देख लेते हैं, और जब हम विश्वविद्यालय की गाइडलाइन पर दृष्टि डालेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ बातों या कुछ प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। और जो गाइडलाइन एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने जारी की है हिंदी विषय के प्रोजेक्ट को लेकर, वो इस प्रकार है। मैं पढ़ रहा हूँ बिना हेर फेर के। प्रोजेक्ट में किसी स्तरीय रचनाकार एवं रचना पर केंद्रित आलोचनात्मक मूल्यांकन लगभग 50 पृष्ठ तक की टंकित सामग्री के रूप में
लिखित परीक्षा के अंतिम प्रश्न पत्र तक परीक्षा केंद्र पर प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट में अनुवाद, सृजनात्मक लेखन, पत्रकारिता के अनुभव के रूप में किया गया कार्य भी मान्य होगा। यह संस्थागत एवं व्यक्तिगत दोनों तरह के छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। तो जब आप उपरोक्त दिशा निर्देशों पर दृष्टि डालते हैं तो आप जान गए होंगे कि जो प्रश्न आपने पूछा है पहला और आखिरी आपसे मतलब विद्यार्थियों ने, कि किस विषय को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करें और उसे कितना विस्तार दें, यानी कितने पृष्ठ अपने प्रोजेक्ट की विषय वस्तु के लिए रखें या कितने प्रश्नों पर अपने प्रोजेक्ट की विषय वस्तु को फैलाएं। इन प्रश्नों को लेकर अनावश्यक माथापच्ची करने की जगह आपके दूसरे और तीसरे प्रश्न में समाहित कक्षा पर मैं अपनी बात केंद्रित करता हूं। बाकी बचे दोनों प्रश्न प्रोजेक्ट की प्रविधि, प्रक्रिया और संरचना पर केंद्रित हैं। इनके उत्तरों तक पहुंचने के लिए यह बिंदु आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहला, विषय का चुनाव। दूसरा, परियोजना कार्य हेतु शीर्षक का निर्धारण। तीसरा, प्रोजेक्ट कार्य हेतु विवेचन, विश्लेषण की सुगमता और सुविधा की दृष्टि से रूपरेखा का निर्माण। चौथा, प्रोजेक्ट हेतु संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण। और पांचवा आता है प्रोजेक्ट का लेखन। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कार्य हेतु हमेशा अपनी रुचि के विषय को लें। इस हेतु अपने किसी विभागीय या परिचय वृत्त में आने वाले किसी प्रोफेसर साहिबान की मदद आप ले सकते हैं। रूपरेखा बनाते समय ये सावधानी रखें कि आपकी विवेचना संतुलित, निष्पक्ष और सारगर्भित हो। विवेचना के अंत में आप अपने अध्ययन अनुशीलन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर दें। इस परियोजना कार्य की विषय वस्तु पर आधारित सारांश भी आप तैयार कर सकते हैं, जिसे बार बार पढ़ते रहें। इस प्रैक्टिस से आपको लिखने का एक तौर तरीका पता चलेगा, लिखने का मादा पैदा होगा और इस प्रकार आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। और एक बात मैं और कहूँगा, वो ये है कि प्रोजेक्ट लेखन के स्थापत्य, प्रविधि और प्रक्रिया को लेकर मैं किसी दिन फिर बात करूँगा। और मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिवाइज करा रहा हूँ। पहली चीज़, प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले एक शीर्षक तैयार कर लें, रूपरेखा तैयार कर लें, उससे संबंधित जुड़ी हुई या उसे लेकर के कुछ कंटेंट मटेरियल, कुछ किताबें, कुछ संदर्भ ग्रंथ पुस्तकालय से यानी किसी स्रोत से इकट्ठा कर लें। फिर पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने रूपरेखा के सापेक्ष मटेरियल को चुनें, लिखें और लेखन के साथ साथ अपना अभिमत जरूर प्रस्तुत करें। अपने मत की पुष्टि में संदर्भों को दें और आखिर में जब पूरा प्रोजेक्ट लिख लें उन पर नंबरिंग करें शोध संदर्भों पर, और कृतिकार का नाम, कृति का नाम, अध्याय कौन सा था, या पत्रिका है तो संपादक का नाम, कौन सी पत्रिका, किस पेज पर, और ग्रंथ में है तो किस पेज पर, प्रकाशन वर्ष अगर दे देते हैं तो और भी अच्छा है। इन सब चीज़ों को आपको अंकित करना है। जो विद्यार्थी पूछते थे कितने पेजों में है,
तो भाई 50 पेज आपको लिखना है और टंकित कराना है। किस तरह लिखना है, तकनीक क्या है, वो मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है। यदि आप इस प्रकार से या इस तकनीक को अपनाएंगे तो एक बेहतर प्रोजेक्ट लिखा जा सकता है। और अगली किसी वीडियो में मैं प्रोजेक्ट की रूपरेखा, उसका शीर्षक कैसे तैयार करते हैं और 1-2 पेज उसमें कैसे हम रेफरेंसिंग करते हैं, उसकी तकनीक से जुड़ी कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। और 1-2 पेज नमूने के तौर पर उसकी फ़ोटो भी मैं दे दूंगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। अच्छा, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।